से हम सी प्रोग्रामिंग पर बेस्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक कॉन्स्टेंट्स एंड लिटरल से। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे मैं इंटीजर लिखना भूल गई हूँ, इंटीजर लिटरल्स आर वैलिड, कि इनमें से कौन से इंटीजर लिटरल्स जो मैंने लिख रखे हैं वो वैलिड हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 99L। हम हर एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे कि ये सही है, वैलिड है, लीगल है या नहीं है। सबसे पहले आता है 99L। ओके, अब आपको लगेगा कि इसमें L है तो वो वैलिड इंटीजर कांस्टेंट नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है वैलिड इंटीजर कांस्टेंट है। उसका रीजन ये है कि जो L है वो डिनोट करता है लॉन्ग को। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि 99 जो है वो एक लॉन्ग इंटीजर है, लॉन्ग नंबर है, तो हम इसको इजीली किसी इंटीजर के अंदर असाइन कर सकते हैं। ओके, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि 99 क्या है, लॉन्ग है, तो ये वैलिड है। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड ऑप्शन पे, जो कि क्या है 42U। 42U का मतलब क्या है, U का मतलब क्या होता है, अनसाइंड। अब यहाँ पर ये जो U है वो स्मॉल भी हो सकता है, बिग कैपिटल भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो L है वो स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल बिग दोनों, अपर केस लोअर केस दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि 42 क्या है, अनसाइंड इंटीजर है। इसी तरह से हम ये U और L दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। सपोज हमने नंबर लिखा 402, उसके साथ में हम UL दोनों भी लिख सकते हैं, दैट इज अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर। इसका मतलब क्या होता है, अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर। तो अगर एग्जाम में ऐसा कुछ ऑप्शन आता है तो आप उसको इलीगल, इनवैलिड ना बता के उसको क्या बताओगे कि वो लीगल है। रीजन क्या है, U डिनोट्स अनसाइंड एंड L डिनोट्स लॉन्ग। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है 0x16। अब इसका क्या मतलब है, अब देखो आपको पता है कि जो इंटीजर कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो हेक्साडेसिमल भी हो सकते हैं, ऑक्टल भी हो सकते हैं, सिंपल डेसिमल भी हो सकते हैं। तो ये जो 0x है वो क्या डिनोट करता है, अगर कोई सा नंबर 0x से स्टार्ट हो रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो 16 है, ये जो नंबर है वो क्या है, ये जो कांस्टेंट है, ये जो लिटरल है वो क्या है, हेक्साडेसिमल है। अगर हम किसी भी नंबर को 0x से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो आगे हम जो नंबर लिख रहे हैं वो क्या है, हेक्साडेसिमल है। इन शॉर्ट ये क्या है, एक हेक्साडेसिमल कांस्टेंट है। तो ये भी क्या है, वैलिड है, लीगल है। ओके, अब अगर ये प्रिंट कैसे होगा, इसका आउटपुट कैसे आएगा, तो अगर मान लिया मैंने आई के अंदर इसको असाइन किया है और अब मैं आई को प्रिंट करवाना चाह रही हूँ %d से, तो उस केस में 16 प्रिंट नहीं होगा। अब ये 16 क्या है, हेक्साडेसिमल में है, तो उसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया जाएगा और वो वैल्यू क्या होगी, प्रिंट होगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं इस डी पे, 010। ये भी वैलिड है। उसका रीजन क्या है, अगर कोई चीज 0 से स्टार्ट हो रही है, कोई सा नंबर, इसका मतलब वो क्या है, ऑक्टल कांस्टेंट है, वो क्या है, ऑक्टल है। अब इसको देख के आप बाइनरी मत समझ लेना, 0 से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, ऑक्टल कांस्टेंट है। अब अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें तो आउटपुट में क्या आएगा, 8 आएगा। क्यों, क्योंकि 10 ऑक्टल है, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है, 8 होता है। ओके, तो 0 से नंबर स्टार्ट हो, इसका मतलब आउटपुट में क्या आने वाला है, 8 आने वाला है। तो ये भी क्या है, वैलिड है। इसके बाद आते हैं हम 081 पर। तो अब आपको लगेगा भाई 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली जो नंबर है वो क्या है, ऑक्टल है, तो ये वैलिड होगा। लेकिन नहीं, आपको पता है कि ऑक्टल में कभी भी 8 नहीं आता है, 8 या 9 नहीं आएगा, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, इलीगल, इनवैलिड होगा। इसके बाद हम आते हैं 0xAD पर। क्या ये वैलिड है, क्या ये लीगल है, तो ये लीगल है। रीजन, 0x क्या डिनोट कर रहा है, हाँ x जो है कैपिटल भी हो सकता है। अब 0x क्या डिनोट कर रहा है कि ये हेक्साडेसिमल कांस्टेंट है, A। अब क्योंकि हेक्साडेसिमल में आपको पता है कि पहले तो 0 से लेकर 9 तक नंबर को लिखा जाता है, और 10 के लिए A, 11 के लिए B, देन C, देन D, देन E, देन F, यहां तक लिखा जाता है, जिसमें ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15। तो 0 से लेकर 15 टोटल 16 नंबर्स हो गए जो कि हेक्साडेसिमल का बेस होता है। तो ये भी वैलिड है। यहाँ पे A डिनोट करता है 10 को और D डिनोट करता है 13 को, तो ये, और इसके साथ में हम कोई नंबर भी कंबाइन कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा हेक्साडेसिमल कांस्टेंट हो गया, ये भी वैलिड है। अब हम आते हैं इस पे 0xAM। क्या ये वैलिड है, तो ये वैलिड नहीं है। उसका रीजन क्या है कि हेक्साडेसिमल में D के F के बाद में कोई और अल्फाबेट नहीं लिया जाता है। ओके, हम A से लेकर F तक कोई अल्फाबेट ले सकते हैं, लेकिन उसके आगे तो ये M है इसमें, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, वैलिड नहीं होगा।
अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रियल कांस्टेंट या फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट पर डिपेंड है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट इफ f इज इक्वल्स टू दिस। अब मान लिया कि हमें क्या करवाना है, उस f को प्रिंट करवाना है। हम क्या करवाना चाहते हैं, f को प्रिंट करवाना चाहते हैं इस स्टेटमेंट से, %f, और हम f को प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि f की वैल्यू क्या होगी, अगर आउटपुट क्या आएगा अगर हमने f के अंदर क्या असाइन किया है, इनमें से कुछ असाइन किया है। तो अब ये क्या है, रियल कांस्टेंट है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हम एक तो सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया 47.5, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या हम साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं। तो ये जो मैंने तीनों लिख रखे हैं वो क्या है, साइंटिफिक नोटेशंस हैं। ओके, ये तीनों क्या है, साइंटिफिक नोटेशंस हैं। अब यहां पर इसके कहने का मतलब क्या है, 2.3। अब ये जो चीज होती है ये क्या होती है, बेस, और ये क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। तो यहां पर हम क्या कहने चाह रहे हैं, 2.3 इंटू 10⁻⁻5, यहां पर हम ये कहना चाह रहे हैं। तो अब इसका आउटपुट अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो एज इट इज प्रिंट नहीं होगा, इसको पहले नॉर्मल नोटेशन में कन्वर्ट किया जाएगा। तो 2.3 इंटू 10⁻⁻5 उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो आप पहले यहां पर एक्स्ट्रा जीरोस लगा दीजिए। ओके, अब यहां पे क्या है, 10⁻⁻5 है, तो उस केस में पॉइंट कहां शिफ्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। कितना, 5, तो 1 2 3 4 5, तो पॉइंट हमारा यहां से हटके यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये चीज हट जाएगी। तो अब हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0.000, कितने जीरोस हैं, 4 जीरोस हैं, देन 2 3, तो ये क्या आएगा, हमारा आउटपुट आएगा। प्रिसिशन के हिसाब से पीछे एक्स्ट्रा जीरोस लग सकते हैं, लेकिन f की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, ये प्रिंट होने वाली है। अब यहां पर जरूरी नहीं है स्मॉल e ही हो, हम यहाँ पे कैपिटल E भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब ये क्या है, 100 इंटू 10⁻+5, तो 100, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारा पॉइंट है, 0.0 है। ओके, क्योंकि 100.0 या 100 एक ही बात होती है। अब यहाँ पे +5 है, इसका मतलब इंटू 10⁻5 +5 है। अगर पावर पॉजिटिव हो तो पॉइंट राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है। तो अभी मान लिया कि हमारा नंबर कुछ ये है। ओके, तो उस केस में हमारा पॉइंट क्या होगा, 5 डेसिमल पॉइंट्स राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा। तो 1 2 3 4 5, तो हमारा जो पॉइंट है यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो उस केस में आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस, तो ये क्या आएगा, हमारा आउटपुट आएगा। लेकिन क्योंकि हम उसको %f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस केस में पॉइंट एंड देन एक्स्ट्रा जीरोस प्रिसिशन के हिसाब से क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा नंबर क्या है, 423, और उसका एक्सपोनेंट क्या है, -1 है। क्या है, 423, एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव है, तो उस केस में इंटू 10⁻⁻1 है। ओके, तो इसका मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं हमारा पॉइंट यहां पर है, तो उस केस में क्योंकि -1 है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 42.300 एंड ऑल। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है स्ट्रिंग या कैरेक्टर लिटरल्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है। अब आपको पता है कैरेक्टर क्या होता है, वो कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, वो कोई भी स्पेशल सिंबल हो सकता है, सिंगल, जिससे कि ओनली 1 बाइट मिलती है स्टोर होने के लिए। सपोज हम बात करें जैसे ए की, तो ए किस तरह से मेमोरी में स्टोर होगा, अगर मैं कुछ इस तरह से लिख रही हूँ CHAR और C इज इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में अगर मैं जो कुछ भी लिख रही हूँ वो क्या होता है, कैरेक्टर होता है। ओके, तो सिंगल कोट्स में मैंने क्या लिखा है, ए लिखा है, तो उस ए को क्या मिलनी है, ओनली कैरेक्टर्स को ओनली 1 बाइट मिलती है मेमोरी में स्टोर होने के लिए, ओनली 1 बाइट मिलती है। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ए लिखा है, तो ए की जो ASCII वैल्यू होगी वो क्या होगी, पहले इसकी ASCII वैल्यू निकाली जाएगी और फिर उसकी जो ASCII वैल्यू होगी वो क्या होगी, मेमोरी में जाके स्टोर होने वाली है। यहाँ पे मैंने अगर स्मॉल ए लिखा है तो उस केस में भी इसकी जो ASCII वैल्यू होगी वो क्या है, उसकी ASCII वैल्यू क्या होती है, 65 होती है। तो 65 इजीली 1 बाइट में स्टोर हो सकता है, तो उसको मेमोरी में क्या किया जाएगा, सी को कुछ इस तरह से स्टोर किया जाएगा। तो सी में क्या स्टोर होने वाला है, 65 स्टोर होने वाला है। तो इस तरह से कैरेक्टर्स को क्या किया जाता है, मेमोरी में स्टोर किया जाता है। ये चीज आपको क्लियर है। अब अगर पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। मान लिया कि मैंने ए को इस तरह से स्टोर किया है, सॉरी सी इज इक्वल्स टू मैंने क्या लिखा है, ए लिखा है, जहां पे सी क्या है, मेरा कैरेक्टर है, इसके अंदर में क्या स्टोर करना चाहती हूँ, सी
सी क्या है, मेरा कैरेक्टर वेरिएबल है जिसके अंदर मैं इस ए को स्टोर करना चाहती हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसकी जो आस्की वैल्यू है वो क्या होगी, मेमोरी में स्टोर होगी। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं, अगर मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट एफ में पी एफ लिख रही हूँ सिंपली, और मैं करती हूँ %c का यूज कर रही हूँ इस c को प्रिंट करने के लिए। सपोज ये ch है, ओके, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे मैं ch लिख रही हूँ। तो उस केस में मैं क्या करना चाहती हूँ, कैरेक्टर प्रिंट करना चाहती हूँ, तो ऑब्वियसली a ही प्रिंट होगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, %d लिख रही हूँ। मतलब मैं क्या करना चाहती हूँ, उसकी आस्की वैल्यू ही %d फॉर डेसिमल, मैं मतलब उसकी इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना चाह रही हूँ। तो उस केस में a ना प्रिंट होके क्या प्रिंट हो जाएगा, 65 प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हो जाएगा, 65 प्रिंट हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है वो हम इन क्वेश्चंस पे देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, CHAR C इज इक्वल्स टू 65। अब इनमें से हमें देखना है कि क्या कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो वैलिड है, कौन से इनवैलिड हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा C इज इक्वल्स टू 65, तो ये परफेक्टली ऑल राइट है। उसका रीजन क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वैसे ही क्या होती है, उसकी आस्की वैल्यू क्या होती है, किसी कैरेक्टर की स्टोर होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C को मेमोरी मिलेगी, वहां पे 65 स्टोर हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँ, ये परफेक्टली ऑल राइट है। अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँ तो क्या प्रिंट होगा, अगर मैं उसको %c से प्रिंट करवाती हूँ तो उस केस में 65 किसकी आस्की वैल्यू होती है, a की होती है, स्मॉल a की होती है, तो a प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं करती हूँ इसको %d से प्रिंट तो ओनली 65 ही प्रिंट होगा। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है इंट a इज इक्वल्स टू c। अब आपको लगेगा कि भाई a तो इंटीजर है, उसके अंदर हमने c कैसे असाइन कर लिया। जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, क्या प्रिंट होता है, आस्की वैल्यू स्टोर होती है। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे स्मॉल c लिखा है, क्या लिखा है, स्मॉल c लिखा है, तो अब क्या होगा, सबसे पहले स्मॉल c की आस्की वैल्यू क्या होगी, देखो 65 a की है तो 67 किसकी होगी, इसकी आस्की वैल्यू होगी। तो अब a के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 67 स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी यही बात आती है, अगर मैं इसको %c से प्रिंट करती हूँ, मतलब मैं कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करना चाहती हूँ, अगर मैं इस a को %c से प्रिंट करवाती हूँ तो 67 c आउटपुट आएगा। और अगर मैं इसको %d से प्रिंट करवाती हूँ तो उस केस में 67 %d से प्रिंट करवाती हूँ तो ये आउटपुट आएगा। अगर मैं इसको %c से प्रिंट करवाती हूँ तो c, ओनली c विदाउट सिंगल कोट्स। सिंगल कोट्स तो ये डिनोट करते हैं कि ये क्या है, एक कैरेक्टर है। ओके, तो ये भी वैलिड है। इसके बाद दूसरे क्या होते हैं, एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस या एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपने यूज किए ही हैं अभी तक। जैसे \n, क्या है, \n, ये भी एक कैरेक्टर है। अगर मैं किसी कैरेक्टर के अंदर कुछ ऐसा लिखती हूँ, कैरेक्टर CH इज इक्वल्स टू ऐसा लिखती हूँ, तो ये वैलिड है। अब आप ये मत सोचना कैरेक्टर का मतलब तो क्या हम सिंगल कैरेक्टर देते हैं, यहाँ पे तो 2 हो गए। तो ये क्या कर रहा है, इसको कोट करने के लिए, कि ये अब यहाँ पर n की आस्की वैल्यू नहीं स्टोर होगी, \n की अपनी कोई आस्की वैल्यू होती है वो स्टोर होगी। और ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये यूज किसके लिए किया जाता है, न्यू लाइन के लिए, न्यू लाइन इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। सिमिलरली अगर मैं \t लिखती हूँ तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि बैकस्लैश को भी पहले आस्की वैल्यू निकाली जाएगी, नहीं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको t को कोट कर रहे हैं, तो t की आस्की वैल्यू नहीं स्टोर होगी। यहाँ पे \t मतलब टैब की आस्की वैल्यू क्या होगी, स्टोर होगी। तो ये भी क्या है, वैलिड कैरेक्टर है। ओके, वैलिड कैरेक्टर है। यहाँ ये मत सोचना कि हमने बैकस्लैश लगा दिया है, यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स हो गए तो ये इनवैलिड है, ये भी वैलिड है। इसके बाद एक और तरीका होता है कैरेक्टर्स को स्टोर करने का। ओके, जैसे मैंने ये लिखा है तो ये भी वैलिड है। उसका रीजन क्या है, अब आपको लगेगा यहाँ पे तो नंबर्स है और यहाँ पर क्या है, \. है। तो अब देखो, अगर मैं \. लगा के पीछे कोई नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। अगर मैं \. लगाकर पीछे कोई नंबर यहाँ पर लिख रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैंने उस कैरेक्टर की आस्की वैल्यू का ऑक्टल इक्विवेलेंट यहाँ पे लिखा है। मैंने क्या किया है, पहले आपको क्या देखनी है, आस्की वैल्यू की जो भी पूरी टेबल है वो देखनी है। मान लिया कि क्या है, मैं इस a की ही बात करती हूँ, इस c की बात करती हूँ। देखो, स्मॉल a की जो आस्की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 65 होती है। क्या होती है, 65 इन डेसिमल। अगर मैं इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 101 मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे, 101 मिलेगा। ओके, तो अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिखती हूँ, अगर मैं इसके प्लेस पे कुछ ऐसा लिखती हूँ, \101 में लिखती हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 101 इन ऑक्टल लिखा है। क्या लिखा है मैंने,
101 इन ऑक्टल लिखा है, इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 65 मिलेगा। अब 65 के करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर है वो कौन सा है, ए है, तो इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, ए। सिमिलरली इसके लिए भी पहले क्या किया जाएगा, पहले इसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, यहाँ पे याद रखना हम आइदर ऑक्टल नंबर से हेक्साडेसिमल ही दे सकते हैं, डेसिमल नहीं देंगे। तो यहाँ पर क्या, और अगर हमें डेसिमल देना है तो हम कुछ इस तरह से देंगे, तो बैकस्लैश लगा के हम यहाँ पे ऑक्टल किसी भी कैरेक्टर का आइदर ऑक्टल इक्विवेलेंट या हम हेक्साडेसिमल दे सकते हैं। हेक्साडेसिमल कैसे देंगे वो भी हम बाद में देखते हैं। तो ये मैंने लिखा है सिंपली, आगे ना जीरो लगाया ना 0x, तो ये क्या है, ऑक्टल है। तो अब यहाँ पर पहले क्या किया जाएगा, 33 का क्या निकाला जाएगा, ये ऑक्टल है, इसका पहले डेसिमल निकाला जाएगा। पहले डेसिमल निकालने के बाद हम देखेंगे कि उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा कैरेक्टर है, आज की टेबल में हम देखेंगे कि उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर क्या होगा इसके अंदर स्टोर, मतलब वो कैरेक्टर क्या होगा जब हम सी को प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, प्रिंट होगा। तो इस तरह से क्या होगा, 33 का पहले डेसिमल और वो सी के अंदर स्टोर होगा, जब हम %c से प्रिंट करवाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर प्रिंट होगा। अब इसको प्लीज स्टेटमेंट को आप एग्जीक्यूट कीजिएगा और %c की हेल्प से सी को प्रिंट कीजिएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट ये आता है, तो यहाँ पे अब आपको क्या लगेगा, भाई हमने बैकस्लैश लगा के पीछे नंबर लिखा है, इसका मतलब ये ऑक्टल है। लेकिन यहाँ पर भी एक रूल होता है कि अगर हम बैकस्लैश लगा के ऑक्टल नंबर दे दे तो उसकी सिर्फ मैक्सिमम हम 3 डिजिट्स दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर 3 डिजिट से ज्यादा है तो ये जो है ये क्या है, वैलिड नहीं है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, CH या C इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में हमने क्या लिखा है, F लिखा है। जब हम सिंगल कोट्स में कुछ लिखते हैं तो वो कैरेक्टर, उसको कैरेक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन अगर हम डबल कोट्स में कुछ लिख रहे हैं तो उसको स्ट्रिंग कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो ये F जो है ये कैरेक्टर कांस्टेंट ना है, ओके, क्या है ये, स्ट्रिंग कांस्टेंट है। क्या है ये, स्ट्रिंग कांस्टेंट है। अब स्ट्रिंग कांस्टेंट की एक स्पेशल, अब वो चीज मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी। तो ये कुल मिला के क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ना कि इंटीजर कांस्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, CH या C इज इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में मैंने /बैकस्लैश P लिखा है। तो अब आपको क्या लगेगा कि भाई जैसे हम नॉर्मल एस्केप सीक्वेंस से स्टोर करते हैं वैसे ही एस्केप सीक्वेंस है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि /P करके कोई एस्केप कैरेक्टर नहीं होता है। ओके, इसी तरह से अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करें तो वो कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं, CH इज इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में बैकस्लैश लगाया और फिर 0x, कोई भी 1 या 2 डिजिट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, A1 दे दिया। तो उस केस में क्या होगा, ये हम क्या बताना चाह रहे हैं कि आगे जो हम नंबर दे रहे हैं वो क्या है, हेक्साडेसिमल है। तो ये क्या है, A1 इन हेक्साडेसिमल है। पहले इसका डेसिमल निकाला जाएगा और वो CH के अंदर स्टोर होगा। जब हम इसको प्रिंट करवाने चाहेंगे तो उस पर्टिकुलर डेसिमल के करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर या कोई सिंबल है वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ओके, इन चीज़ों को थोड़ा आप ध्यान से इनको एग्जीक्यूट करके देखिएगा। मैं सिर्फ ये आपको बता रही हूँ कि आप एग्जाम में ये चीज़ें देख के आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ओके, इसके बाद में अब हम नेक्स्ट आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द आउटपुट। हमें आउटपुट बताना है। यहाँ पे हमारे पहला प्रिंटफ स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे %d, दैट इज हम नेचुरली कोई इंटीजर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। फिर मैंने क्या लिखा है, साइज ऑफ A। तो अब A क्या है, सिंगल कोट्स के अंदर है, एक कैरेक्टर है, ओनली एक कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर की साइज क्या होती है, 1 बाइट होती है। यहाँ पे बाइट्स में आएगा आउटपुट, तो 1 बाइट होती है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आया, 1। तो हमें आउटपुट में क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। लेकिन यही अगर हमने ये चीज लिखी है, साइज ऑफ, और डबल कोट्स में मैंने क्या दिया है, A दिया है। क्या दिया है, डबल कोट्स में A दिया है। तो उस केस में आपको लगेगा भाई A जो है भले ही स्ट्रिंग कांस्टेंट है, डबल कोट्स में भले स्ट्रिंग कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर तो एक ही है ना, तो आउटपुट में भी क्या आनी चाहिए, इसकी साइज एक ही होनी चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब स्ट्रिंग कांस्टेंट्स को मेमोरी में स्टोर किया जाता है, कोई भी स्ट्रिंग है, आपने सपोज ABC दिया है, तो पीछे एक और एक्स्ट्रा जो कैरेक्टर है वो क्या हो जाता है, अपेंड हो जाता है। भले हम नहीं देते लेकिन अपेंड हो जाता है। ओके, वो क्या होता है, /0, वो क्या हो जाता है, स्ट्रिंग में अपेंड हो जाता है, जो इंडिकेट करता है एंड ऑफ स्ट्रिंग को। जो क्या इंडिकेट करता है, एंड ऑफ स्ट्रिंग को डिनोट करता है। तो यहाँ पर भी जब हम यहाँ पे स्ट्रिंग कांस्टेंट दे रहे हैं तो यहाँ पर स्ट्रिंग कांस्टेंट मतलब ये एक्स्ट्रा /0 क्या हो जाएगा, इसमें अपेंड हो जाएगा। तो अब हमारी जो साइज है स्ट्रिंग की, इसकी वो ओनली 1 बाइट ना होगी, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा ये भी अपेंड हो चुका है कैरेक्टर। तो अब नल कैरेक्टर दैट इज, तो अब इसमें ये भी अपेंड हो चुका है। इसका मतलब इसकी साइज क्या हो गई है, 2 बाइट्स हो गई है। तो अब इस केस में हमारा आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा।
अब बस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। तो पहले इसको हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या, इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट वैलिड। तो क्या ये स्टेटमेंट वैलिड है? तो यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट क्रिएट कर रहे हैं। एफ, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि एफ क्या है, एक कांस्टेंट इंटीजर है। एफ क्या है, कांस्टेंट इंटीजर। अब मैंने यहाँ पे कॉन्स लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि आगे जाकर हम एफ की वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बाद में आके यहाँ पे लिख लिया एफ इज इक्वल टू 34 या समथिंग एल्स, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन क्या ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट वैलिड है क्या? तो ये वैलिड नहीं है। रीजन क्या है? यहाँ तक तो ठीक है कि मैं एक एफ कांस्टेंट डिक्लेयर कर रही हूँ जो कि जिसकी वैल्यू क्या है 25 है, लेकिन यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है, एम, जिसको मैंने इनिशियलाइज नहीं किया है। तो कांस्टेंट अगर हम कोई सी चीज डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसको इनिशियलाइज करना क्या होता है, जरूरी होता है, अदरवाइज उसका कोई सिग्निफिकेंस ही उस कांस्टेंट का नहीं रहता है। तो यहाँ पर इसको अगर मैं इनिशियलाइज करती हूँ तो ये वैलिड हो जाएगा, लेकिन मैंने इसको इनिशियलाइज नहीं किया है एम को, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, इनवैलिड है। ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द आउटपुट। अब इसका आपको क्या करना है, आउटपुट बताना, इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए। और इसका सिंपली आपको क्या बताना है, आउटपुट की ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, ए इज इक्वल्स टू 10 प्लस 010 प्लस 0010। मैंने जो चीजें बताई हैं डिटेल्स उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो अब आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दे सकते हैं।